दुनिया के सबसे मशहूर, सबसे क्रोधी और हमेशा लड़ने को तैयार तानाशाह की ना एक बार कल्पना करके देखिए तो तुरंत दिमाग में नेपोलियन बोनापार्ट की तस्वीर उभरती है ना। हाँ बिल्कुल। एक ऐसा आदमी जो बस अपने छोटे कद की भरपाई करने के लिए यानी कॉम्पेंसेट करने के लिए पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। यही तो इमेज है। हाँ, यही इमेज है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये तस्वीर जिसे हम सब सच मानते आए हैं वो इतिहास का सबसे सफल, सबसे पुराना और सबसे बड़ा फेक न्यूज़ अभियान है। ये वाकई में एक बहुत चौंकाने वाला पॉइंट है और ये देखना सच में बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे एक 200 साल पुराना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हमारी आम सोच में इस कदर घुस गया कि बस सबने उसे बिना सवाल किए ऑफिशियल इतिहास मान लिया। बिल्कुल। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का, इस डीप डाइव का विषय भी यही है। हमारे पास ना आज सोर्सेस का एक बहुत ही शानदार पुलिंदा है। हाँ, जिसमें काफ़ी हिस्टोरिकल आर्टिकल्स हैं, एनसाइक्लोपीडिया एंट्रीज हैं और कुछ रिसर्च पेपर्स भी हैं। हाँ, और उसके साथ ही नेपोलियन के कुछ प्रसिद्ध कथन और एक बड़ी अच्छी एनालिटिकल वीडियो ट्रांसक्रिप्ट भी शामिल है। तो हमारा मिशन आज इस नेपोलियन कॉम्प्लेक्स के मिथ की धज्जियां उड़ाना है। हम ये समझेंगे कि जिस व्यक्ति ने अपनी स्ट्रैटेजीज से पूरे यूरोप का नक्शा बदल कर रख दिया, उसे इतिहास ने सिर्फ एक गुस्सैल बौने के रूप में क्यों याद रखा। सही कहा। और इसके लिए ना हमें सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं रहना है। हमें थोड़ा साइंस, साइकोलॉजी और यहाँ तक कि वॉर की जो मैथमेटिकल समझ होती है उसे भी टटोलना होगा। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये पूरी दुनिया आखिर नेपोलियन को छोटा क्यों मानती है। अगर हम सीधे आंकड़ों पर आएं, जो मैंने सोर्सेज में पढ़ा, तो नेपोलियन की एक्चुअल हाइट 169 सेंटीमीटर थी, यानी लगभग 5 फुट 7 इंच। हाँ, 5 फुट 7 इंच। और 18वीं सदी के फ्रांस में एक एवरेज आदमी का कद करीब 5 फुट 5 इंच होता था। तो टेक्निकली वो एवरेज से लंबे थे। फिर ये छोटे नेपोलियन का झूठ आखिर शुरू कहाँ से हुआ, मैं यही सोच रही थी। देखिए, इस पूरे भ्रम का जो रीजन था ना, वो कोई बहुत बड़ी साजिश नहीं थी शुरुआत में, बल्कि मापन प्रणालियों का यानी मेजरमेंट सिस्टम्स का डिफरेंस था। अच्छा, मेजरमेंट सिस्टम का डिफरेंस, वो कैसे? हाँ, तो जब नेपोलियन की डेथ हुई तो उनके शव का जो पोस्टमार्टम था वो उनके प्राइवेट डॉक्टर फ्रांचेस्को एंटोमार्ची ने किया। अब उन्होंने पुरानी फ्रांसीसी प्रणाली का यूज करते हुए नेपोलियन की हाइट रिकॉर्ड की। ओके। इस प्रणाली को उस वक्त पिएट दुर्रॉ या किंग्स फुट कहा जाता था। तो इस फ्रांसीसी पैमाने के हिसाब से डॉक्टर ने उनकी हाइट लिखी 5 फुट 2 इंच। तो यहाँ से आया वो 5 फुट 2 इंच वाला आंकड़ा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा टेक्निकल पेंच है। जहाँ तक मुझे समझ आया, ब्रिटिश इंच और फ्रांसीसी इंच बराबर तो होते नहीं थे उस जमाने में। एकदम सही बात पकड़ी आपने। फ्रांसीसी इंच ना ब्रिटिश इंच के तुलना में थोड़ा बड़ा होता था। अच्छा। तो अगर आप उस फ्रांसीसी 5 फुट 2 इंच को ब्रिटिश इंच में या आज के मॉडर्न सिस्टम में बदलेंगे तो वो एग्जैक्टली 5 फुट 6.5 इंच या 5 फुट 7 इंच के बराबर ही बैठेगा। वेट, तो क्या ब्रिटिश प्रेस को इस मैथ के बारे में, इस कैलकुलेशन के बारे में पता नहीं था, या उन्होंने जानकारी होने के बावजूद जानबूझकर इस फैक्ट को इग्नोर कर दिया? देखिए, ब्रिटिश प्रेस और वहां की गवर्नमेंट को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता थी। लेकिन बात वही है ना, जब कोई गलत आंकड़ा आपके दुश्मन को वीक दिखाता हो तो उसे ठीक करने की जहमत कौन उठाता है? हाँ, ये भी है। फायदा तो उनका ही हो रहा था। बिल्कुल। तो उन्होंने इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को गायब कर दिया और सिर्फ उस 5 फुट 2 इंच के आंकड़े को पूरे यूरोप में फैला दिया। बाप रे, ये तो ना बिल्कुल किसी आजकल के वायरल मीम को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करने जैसा हो गया। हाँ, एग्जैक्टली वैसा ही। मतलब किसी ने एक आधा अधूरा सच उठाया और आने वाले अगले 200 सालों के लिए वही ऑफिशियल हिस्ट्री बन गया। और इसमें सबसे बड़ा हाथ तो उन ब्रिटिश कार्टूनिस्ट का था, जैसे कि वो जेम्स गिलरे। जेम्स गिलरे के कार्टून्स को तो 18वीं और 19वीं सदी का सबसे घातक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर माना जा सकता है। उन्होंने कैरेक्टर गढ़ा जिसका नाम रखा लिटिल बोनी। लिटिल बोनी मतलब छोटा बोनापार्ट। हाँ, उनके कार्टून्स में नेपोलियन को हमेशा एक छोटे, नखरे करने वाले, जमीन पर पैर पटकने वाले एक जिद्दी बच्चे की तरह दिखाया जाता था, जो जरूरत से ज्यादा बड़े कपड़े और जूते पहने हुए है। लेकिन ब्रिटिश लोग आखिर ऐसा कर क्यों रहे थे? क्या ये सिर्फ एक मजाक उड़ाने के लिए था या इसके पीछे कोई खास मकसद था? मैं ये समझना चाह रही हूँ। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है ना, वो इसका साइकोलॉजिकल एंगल है। उस समय नेपोलियन एक बहुत ही खूंखार मिलिट्री कमांडर था। वो एक के बाद एक यूरोपियन सेनाओं को कुचल रहा था
हाँ, वो तो लगातार जीत रहे थे। तो ब्रिटिश पब्लिक और उनकी सेना उसके नाम से खौफ खाती थी। अब जरा सोचिए, अगर आप एक डरावने दुश्मन को एक मजाकिया और दयनीय कार्टून कैरेक्टर में बदल देते हैं तो क्या होगा? वो लोगों का डर कम हो जाएगा। एग्जैक्टली। ये ब्रिटिश सेना का मनोबल बढ़ाने की, यानी उनका मोराल हाई रखने की एक बेहद चतुर और थोड़ी क्रूअल पीआर स्ट्रैटेजी थी। क्या बात है। और इसके साथ ना एक और चीज थी जिसने इस भ्रम को सच साबित करने में मदद की, वो था उनका इंपीरियल गार्ड। मैंने सोर्सेज में पढ़ा है कि वो हमेशा इन गार्ड से घिरे रहते थे। ये क्या चक्कर था? ये एक शानदार विजुअल इल्यूजन था, यानी एक दृष्टिभ्रम। नेपोलियन के जो इंपीरियल गार्ड होते थे वो फ्रांस की सेना के सबसे बेहतरीन, सबसे खतरनाक और सबसे ऊंचे कद वाले सैनिक होते थे। ऊंचे कद से आपका क्या मतलब है? कितने लंबे? उनकी हाइट कम से कम 6 फुट होती थी। और सिर्फ इतना नहीं, उनके सर पर भालू की खाल वाली लंबी टोपियां होती थी जो उन्हें और भी लंबा दिखाती थी। बाप रे। अब मैं इमेजिन कर सकती हूँ। जरा सोचिए, एक 5 फुट 7 इंच का नॉर्मल हाइट वाला आदमी अगर हर वक्त 6.5 फुट के जायंट्स के बीच खड़ा रहेगा तो देखने वालों को वो नेचुरली बहुत छोटा ही लगेगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल लगेगा। चलिए, ये तो दमदार तरीके से क्लियर हो गया कि उनका कद छोटा नहीं था। लेकिन अगर उनका कद उनके उस एग्रेसिव नेचर का कारण नहीं था, तो फिर उनके उस भयानक एम्बिशन या महत्वाकांक्षा का राज क्या था? क्या वो वाकई पैदाइशी क्रोधी थे? नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी आक्रामकता और महत्वाकांक्षा की जड़ें उनके बचपन में और उनके बैकग्राउंड में छुपी हैं। उनका जन्म कॉर्सिका नाम के आइलैंड पर हुआ था, जो फ्रांस से बहुत अलग था कल्चरली। अच्छा। जब वो पेरिस के एक मिलिट्री स्कूल में गए तो वहाँ के अमीर और कुलीन फ्रांसीसी लड़कों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया। लेकिन और ये पॉइंट ध्यान देने वाला है, ये मजाक उनके कद के लिए नहीं था। वेट, अगर कद के लिए नहीं था तो फिर किस बात के लिए था? लोगों ने क्यों छिड़ाते थे? उनके अजीब उच्चारण के लिए, उनके एक्सेंट के लिए। वो फ्रांसीसी शब्दों को ना थोड़े भारी इटालियन लहजे में बोलते थे। अच्छा, क्योंकि कॉर्सिका इटली के करीब था। हाँ, तो लड़के उन्हें छिड़ाने के लिए स्ट्रॉ ऑन द नोज कहकर बुलाते थे, जो दरअसल उनके नाम नेपोलियन बोनापार्ट का एक बिगड़ा हुआ मजाकिया प्रोनाउंसिएशन था। हाँ, ओ माय गॉड, ये तो स्कूल बुलिंग का क्लासिक केस हो गया। बिल्कुल। उस अमीर और हाई क्लास माहौल में एक आउटसाइडर होने का जो एहसास था, उसने उनके भीतर खुद को साबित करने की एक ऐसी भयानक आग पैदा की जो उन्हें आगे ले गई। ये तो काफी सेंस मेक करता है। लेकिन सेना में उनका जो मशहूर निकनेम था, लिबर्टी कैपरॉल, या जिसे अंग्रेजी में द लिटिल कॉर्पोरल कहते हैं, उसमें तो लिटिल आता है। वो नाम तो उनके अपने सैनिकों ने ही दिया था ना? क्या वो उनके छोटे कद का प्रूफ नहीं है? ये एक और बड़ा भ्रम है जो ना ट्रांसलेशन में खो गया। मैं समझाता हूं। जब नेपोलियन ने इटली में सेना की कमान संभाली तब वो सिर्फ 26 साल के थे। 26 साल? बस। हाँ, और उनकी ज्यादातर सैनिक एज में और यहां तक कि वॉर एक्सपीरियंस में उनसे बहुत बड़े थे। तो जब नेपोलियन ने अपनी बहादुरी से, अपनी लीड फ्रॉम द फ्रंट वाली अप्रोच से उन सैनिकों का दिल जीत लिया, तो सैनिकों ने उन्हें प्यार से छोटा कॉर्पोरल कहा। अच्छा, तो यहाँ छोटा शब्द कद के लिए नहीं था? बिल्कुल नहीं। यहाँ छोटा शब्द उनकी कम उम्र और सैनिकों के साथ उनकी बहुत ही दोस्ताना इनफॉर्मल रिलेशन को दर्शाने के लिए यूज किया गया था। ये एक टर्म ऑफ इंडियरमेंट था। वाओ, ये तो पूरी कहानी पलट देता है। लेकिन मुझे ना यहाँ एक बात पर थोड़ा सा पुशबैक देना है। हाँ, बोलिए। मेरा सवाल ये है कि क्या नेपोलियन वाकई में एक दूरदर्शी मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे, या वो बस एक बहुत ही चतुर ऑपर्चुनिस्ट थे? मतलब देखिए, फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी, हर तरफ अराजकता थी, पुराने जनरल्स को गिलोटीन पर चढ़ाया जा रहा था। तो क्या नेपोलियन सिर्फ सही वक्त पर सही जगह मौजूद रहने वाले एक लकी इंसान नहीं थे? ये एक बहुत ही वैलिड और इम्पोर्टेंट सवाल खड़ा करता है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि उन्होंने मौके का पूरा फायदा उठाया, लेकिन सिर्फ लक के भरोसे कोई पूरी दुनिया का नक्शा थोड़ी बदल सकता है। ये भी है। उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज में ना वॉर की एक बहुत ही गहरी मैथमेटिकल समझ थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी दुश्मन को आश्चर्यचकित कर देना, और उनकी स्पीड। स्पीड से आपका क्या मतलब है? क्या सेना के चलने की रफ्तार? एग्जैक्टली। उस दौर में ऑस्ट्रियन और इटालियन सेनाएं एक दिन में मुश्किल से 6 से 7 माइल ही चलती थीं। इतना कम क्यों? क्योंकि वो अपने साथ राशन, टेंट और सप्लाई की भारी भरकम गाड़ियां लेकर चलते थे। लेकिन दूसरी तरफ नेपोलियन की सेना एक दिन में 30 मील तक मार्च कर सकती थी।
बाप रे, 30 मील, वो भी बिना किसी मॉडर्न गाड़ियों के। ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल था? क्योंकि नेपोलियन ने सप्लाई चेन का वो ट्रेडिशनल नियम ही तोड़ दिया था। उनकी सेना अपने साथ खाना ढोने के बजाय जिस इलाके से गुजरती थी वहीं के खेतों और गांवों से अपना भोजन जुटा लेती थी, जिसे अंग्रेजी में लिविंग ऑफ द लैंड कहा जाता है। ओह, तो उन्हें लंबा चौड़ा सामान ढोकर चलने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, इससे वो इतनी तेजी से आगे बढ़ते थे कि दुश्मन को प्रिपेयर होने का, संभालने का मौका ही नहीं मिलता था। वो दुश्मन सेना के वीक पॉइंट्स को अचानक से घेर लेते थे। और जहां तक मैंने पढ़ा है, उनके आर्टिलरी यानी तोपखाने का इस्तेमाल भी काफी अलग था बाकी लोगों से। सोर्सेज में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक इंसिडेंट का जिक्र है जिसे विफ ऑफ ग्रेप शॉट कहा गया है, जिसने उन्हें रातों रात हीरो बना दिया था। ये ग्रेप शॉट आखिर क्या बला है? इसे ना ऐसे समझिए, उस समय तोपों से आमतौर पर एक बड़ा भारी लोहे का गोला दागा जाता था जो बड़ी इमारतों या शिप्स को तोड़ने के काम आता था। हाँ, वही टिपिकल तोप का गोला जो हम मूवीज में देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन नेपोलियन ने भीड़ पर कंट्रोल करने के लिए ग्रेप शॉट का यूज किया। आप कल्पना कीजिए कि एक बड़ी तोप को एक विशालकाय शॉटगन में बदल दिया गया हो। ओके, शॉटगन। हाँ, इसमें एक बड़े गोले के बजाय लोहे की छोटी छोटी सैकड़ों गेंदें भर दी जाती थीं, और जब इसे दागा जाता तो वो किसी छर्रे की तरह, बाप रे, छर्रों की तरह फैलते हुए निकलती थी। हाँ, स्प्रेड होते हुए। ये तो बहुत ही भयानक साउंड कर रहा है। भयानक और बेहद इफेक्टिव भी। 1795 में जब पेरिस में राजशाही के समर्थकों ने विद्रोह कर दिया था और हजारों की भीड़ गवर्नमेंट इमारतों की तरफ बढ़ रही थी, तो नेपोलियन ने उन संकरी गलियों में इन्हीं तोपों का बिल्कुल सटीक इस्तेमाल किया। ओह, तो भीड़ वहीं क्लियर हो गई होगी। एक ही झटके में विद्रोह कुचल दिया गया और इसी वजह से वो फ्रांस के रक्षक बन गए। तो इस सब का आखिर क्या मतलब निकालें हम? एक तरफ हम देखते हैं कि वो एक क्रूर मिलिट्री कमांडर थे जिसने अपनी ही जनता पर तोपें चलवा दी, लेकिन दूसरी तरफ हिस्ट्री कहती है कि उन्होंने मॉडर्न फ्रांस की नींव रखी। तो क्या हम उन्हें एक तानाशाह माने, एक डिक्टेटर, या एक महान सुधारक? मैं थोड़ी कंफ्यूज हूं यहाँ। देखिए, ये ना नेपोलियन के कैरेक्टर का सबसे गहरा विरोधाभास है, यानी पैराडॉक्स है, और हमें दोनों पक्षों को बहुत ही न्यूट्रलिटी से देखना होगा। सुधारक के रूप में उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के बाद की उस खूनी अराजकता को शांत किया, और उनका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था वो था नेपोलियनिक कोड। इस लीगल डॉक्यूमेंट ने ना फ्रांस के पूरे सिस्टम ही बदल दी। इस कोड में ऐसा क्या खास था जो इतना मशहूर हुआ? इसने पहली बार ऑफिशियली ये तय किया कि कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं। मतलब सिर्फ इसलिए कि कोई किसी कुलीन या अमीर परिवार में पैदा हुआ है, उसे कोई स्पेशल अधिकार नहीं मिलेंगे। अच्छा, यानी मेरिट बेस पर चीजें शुरू हुई। हाँ, सरकारी नौकरियां केवल योग्यता के आधार पर दी जाएंगी, और प्रॉपर्टी राइट्स यानी संपत्ति के अधिकारों को पूरी तरह सुरक्षित किया गया। यहाँ तक कि उन्होंने साइंस और कल्चर को भी काफी बढ़ावा दिया था, है ना? मुझे याद आ रहा है कि उनके मिस्र यानी इजिप्ट के मिलिट्री कैंपेन के दौरान उनके सैनिक और साइंटिस्ट सिर्फ वहां लड़ने नहीं गए थे, उन्होंने वहां रोजेटा स्टोन की खोज की थी। हाँ, रोजेटा स्टोन, एक ऐसा पत्थर जिसने दुनिया को प्राचीन मिस्र की चित्रलिपि यानी हायरोग्लिफिक्स को पढ़ने की चाबी दी। ये तो साइंस और हिस्ट्री के लिए एक अमूल्य योगदान था। बिल्कुल, ये तो उनका एक बहुत ही उज्जवल पक्ष था। लेकिन अगर हम तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो वहां एक बहुत ही क्रूर डिक्टेटर नजर आता है। वही तो। इस सारी समानता और सुधार के पीछे उनकी ना पावर की भूख थी। 1804 में उन्होंने खुद को फ्रांस का सम्राट यानी एम्परर घोषित कर दिया। और मैंने तो ये भी सुना है कि राज्याभिषेक के दौरान उन्होंने पोप के हाथों से मुकुट छीनकर खुद ही अपने सर पर पहन लिया था। हाँ, बिल्कुल वैसा ही हुआ था। वो किसी के आगे झुकना नहीं चाहते थे, और उनके उसी नेपोलियनिक कोड ने, जिसकी हमने अभी तारीफ की, उसने महिलाओं के अधिकारों को बुरी तरह कुचल दिया था। ओह, ये एक डार्क साइड है उस कोड का। हाँ, महिलाएं लीगली अपने पतियों या पिताओं के अधीन कर दी गईं। उन्हें इंडिपेंडेंट राइट्स नहीं थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रांसीसी क्रांति ने कॉलोनीज में जिस गुलामी प्रथा को यानी स्लेवरी को खत्म कर दिया था, नेपोलियन ने अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए उसे फिर से लागू कर दिया। ये एक पुलिस स्टेट था जहां अखबारों पर सख्त सेंसरशिप थी। सही कहा आपने। और उनके अपने ही शब्दों में एक बहुत मशहूर कथन है, एक लीडर आशा का व्यापारी होता है, यानी अ लीडर इज अ डीलर इन होप। वाओ, आशा का व्यापारी। ये लाइन ना उनके पूरे शासन का सार है। उन्होंने उस टूटे हुए फ्रांस को स्टेबिलिटी और गौरव की आशा बेची, लेकिन उसकी कीमत क्या थी?
लाखों लोगों का खून और एक कंप्लीट तानाशाही। और सच कहूं तो यही असीमित महत्वाकांक्षा, यही ओवर कॉन्फिडेंस आगे चलकर उनके पतन, उनके डाउनफॉल का कारण भी बनी। और यहाँ एक बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। क्या? हम लोग अक्सर सुनते हैं ना कि नेपोलियन का पतन किसी साइकोलॉजिकल इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी उसी नेपोलियन कॉम्प्लेक्स के कारण हुआ। लेकिन हमारे आज के सोर्सेज कुछ और कहानी बयान करते हैं। उनका डाउनफॉल उनके हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस और साम्राज्यवादी अतिरेक की वजह से हुआ था। बिल्कुल। अगर हम इसे एक बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें ना, तो ये ठीक एक ऐसे मॉडर्न स्टार्टअप की तरह था जिसने बहुत तेजी से अपना स्केल अप तो कर लिया, लेकिन उसकी सप्लाई चेन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उस भार तो सहने के लिए तैयार ही नहीं था। बहुत सही एनालॉजी है ये। यूरोप के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा करने के बाद उन्होंने अपनी नजरें सीधे रूस पर टिकानी। ओह, वो 1812 का विनाशकारी रूसी अभियान। मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है कि वो 6 लाख सैनिकों की एक विशाल सेना लेकर रूस में घुस गए थे। 6 लाख। हाँ, और वो उस वक्त तक यूरोप के इतिहास की सबसे बड़ी सेना थी। नेपोलियन की प्लानिंग ये थी कि वो रूस की सेना को बॉर्डर पर ही एक बड़ी और निर्णायक लड़ाई में हरा देंगे। ठीक है, प्लान तो सॉलिड लग रहा है। लेकिन रूसियों ने ऐसा होने ही नहीं दिया। उन्होंने लड़ने के बजाय लगातार पीछे हटने की स्ट्रैटेजी अपना ली। और पीछे हटते हुए उन्होंने अपनी ही जमीन, अपनी ही खेत जलाना शुरू कर दिया है ना, जिसे मिलिट्री टर्म में स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी कहा जाता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ, ये स्ट्रैटेजी नेपोलियन के खिलाफ इतनी असरदार क्यों साबित हुई? अब आप याद कीजिए, हमने थोड़ी देर पहले क्या चर्चा की थी। नेपोलियन की सेना इतनी तेज कैसे चलती थी? क्योंकि वो अपने साथ राशन नहीं लाते थे। वो तो लोकल खेतों से खाना लूटते थे या लिविंग ऑफ द लैंड करते थे। एग्जैक्टली। रूसियों ने उनकी इस सबसे बड़ी ताकत को ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। बाप रे। हाँ, उन्होंने अपने ही खेतों, गांवों और अनाज के गोदामों में आग लगा दी। जब नेपोलियन की सेना आगे बढ़ती तो उन्हें ना तो खाने के लिए कुछ मिलता और ना ही रुकने के लिए कोई सेफ जगह। और जब वो सेना मॉस्को पहुंची तो देखा कि रूसियों ने अपनी ही राजधानी को आग के हवाले कर दिया था। ये तो एक भयानक जाल था जिसमें वो पूरी तरह फंस गए। और फिर जैसा कि हम सब जानते हैं, आ गई वो कुख्यात रूसी सर्दी, जिसके आगे कोई नहीं टिक सकता। हाँ, टेम्परेचर -25 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी लगभग -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे चला गया। -30। जरा सोचिए, फ्रांसीसी सैनिक जिनके पास सर्दियों के ढंग के कपड़े भी नहीं थे, वो वहां जमने लगे। भूख, बीमारी और भयंकर ठंड ने उस अजय सेना को तबाह कर दिया। मैं आंकड़े देख रही हूँ और मेरा दिमाग घूम गया है। उन 6 लाख सैनिकों में से बमुश्किल 40,000 से 1 लाख सैनिक ही जिंदा वापस लौट सके। ये उनके घमंड की सबसे बड़ी, सबसे भयानक हार थी। बिल्कुल। इस तबाही के बाद उन्हें सत्ता से हटाकर एल्बा नाम के एक आइलैंड पर एग्जाइल यानी निर्वासित कर दिया गया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ये आदमी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो वहां से किसी तरह भाग निकले और 100 दिनों के लिए यानी 100 डेज के लिए वापस फ्रांस आ गए। और हमारे सोर्सेज में उस वापसी का एक सीन है जो पढ़ने में किसी हॉलीवुड मूवी के क्लाइमैक्स जैसा लगता है। हाँ, वो सीन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब उन्हें रोकने के लिए भेजी गई फ्रांसीसी सेना उनके सामने राइफल तानकर खड़ी थी, तो नेपोलियन ने सीधे आगे बढ़कर अपना ग्रे कोट खोला और अपनी ही सेना से कहा, मैं यहाँ हूं, अगर तुम में से कोई अपने सम्राट पर गोली चलाना चाहता है तो चलाओ। उस वक्त का टेंशन सोचिए, एक गोली, सिर्फ एक गोली, और वहां हिस्ट्री वही खत्म हो जाती। लेकिन एक भी गोली नहीं चली। सैनिकों ने अपनी बंदूकें नीचे कर लीं और वीव लैम्परोर यानी सम्राट की जय हो के नारे लगाने लगे। ये इंसिडेंट साफ बताता है कि एक लीडर के रूप में उनका करिश्मा और उनका प्रभाव कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। हाँ, लेकिन अफसोस कि वो करिश्मा भी उन्हें वाटरलू की लड़ाई में बचा नहीं सका। वेलिंगटन और प्रशिया की सेनाओं ने मिलकर उन्हें अंतिम रूप से हरा दिया और फाइनली उन्हें सेंट हेलेना के एक बहुत ही दूर दराज आइलैंड पर भेज दिया गया, जहां उनकी मौत हुई। तो हिस्ट्री में उनका सफर तो वहीं सेंट हेलेना पर खत्म हो गया, लेकिन साइंस और साइकोलॉजी में उनके नाम का जो सफर था वो अभी शुरू होना था। वही तो, ये सबसे हैरान करने वाला एस्पेक्ट है। हाँ, कि कैसी एक ब्रिटिश पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा दशकों बाद एक ऑफिशियल साइकोलॉजिकल थियरी में बदल गया। हाँ, मैं वही आने वाली थी। जो नेपोलियन कॉम्प्लेक्स हम आज रोजमर्रा के लाइफ में कैजुअल कॉन्वर्सेशंस में यूज करते हैं, वो आखिर साइकोलॉजी का हिस्सा कैसे बन गया? तो देखिए, नेपोलियन की डेथ्स के लगभग 1 सदी बाद 1926 में एक ऑस्ट्रियन साइकोएनालिस्ट थे, अल्फ्रेड एडलर।
उन्होंने इंसानों के बिहेवियर की स्टडी करते हुए फॉर्मली ये नेपोलियन कॉम्प्लेक्स शब्द गढ़ा। ओके, 1926 में। तो उनकी थ्योरी क्या थी एग्जैक्टली? उनका सिद्धांत ये था कि जो लोग फिजिकली छोटे होते हैं वो अक्सर अपनी इस कमी की भरपाई करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, अथॉरिटेरियन और हावी होने वाला यानी डोमिनेटिंग बिहेवियर अपनाते हैं। लेकिन क्या इस थ्योरी का वाकई कोई साइंटिफिक आधार है? हमारे सोर्सेज में जानवरों के किंगडम का एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया गया है इस पे। हाँ, जानवरों के मामले में ये एक प्रूवन एवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी है। रिसर्च बताती है कि जब रिसोर्सेज या खाने की कमी होती है तो अक्सर छोटे नर जानवर बड़े नरों पर यानी बड़ों पर हमला कर देते हैं। अब किसी को भी लगेगा कि एक छोटा जानवर किसी बड़े से क्यों लड़ेगा, उसमें तो जान का खतरा है। वही तो पॉइंट है। ध्यान से सोचिए, क्यों लड़ेगा वो? शायद इसलिए क्योंकि उसके पास खोने के लिए वैसे भी कुछ नहीं है। एकदम सही जवाब। उनके जीतने के चांसेस भले ही 50-50 हों, लेकिन अगर वो नहीं लड़े तो वो वैसे भी भूखे ही मर जाएंगे। इसलिए सर्वाइवल के लिए वो एक्सट्रीम अग्रेशन दिखाते हैं। ये जानवरों के लिए तो टोटली लॉजिकल लगता है, लेकिन इंसान तो जानवर नहीं है ना। अब हमारी चर्चा के सोर्सेज में 2007 और 2018 की कुछ मेजर स्टडीज शामिल हैं। हाँ। और मैं ना यहाँ थोड़ी उलझ गई हूँ क्योंकि मैंने 2007 वाली स्टडी पढ़ी और उसमें साफ लिखा है कि नेपोलियन कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से एक बकवास है, एक मिथ है। उनके एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया कि छोटे कद के लोग एक्चुअली लंबे लोगों की तुलना में बहुत कम गुस्सा करते हैं। तो क्या ये डिबेट यहीं खत्म नहीं हो जानी चाहिए थी? देखिए, साइंस कभी एक स्टडी पे आकर नहीं रुकती। ये भी है। 2007 की स्टडी ने जरूर इसे खारिज कर दिया था, लेकिन फिर 2018 और रीसेंट कुछ साइकोलॉजिकल रिसर्चेस ने इस पूरी डिबेट को एक नया मोड़ दे दिया। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने समझाया कि प्रॉब्लम किसी इंसान की एक्चुअल हाइट नहीं है जिसे आप इंच टेप से नाप सकें। असली प्रॉब्लम है अपनी हाइट को लेकर व्यक्ति का अपना असंतोष यानी डिससैटिस्फैक्शन। कौन हो? यानी आप एक्चुअल में कितने लंबे हैं ये उतना मैटर नहीं करता, बल्कि आप अपनी हाइट को लेकर दिमाग में कितने इनसिक्योर या नाखुश हैं ये ज्यादा मैटर करता है। बिल्कुल। और 2018 की स्टडी क्लियर बताती है कि अगर आप अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर इस तरह के गहरे डिससैटिस्फैक्शन से जूझ रहे हैं तो ये बात आप में डार्क ट्रायड लक्षणों को ट्रिगर कर सकती है। वेट, डार्क ट्रायड, ये टर्म सुनने में किसी हॉलीवुड थ्रिलर मूवी के विलन जैसा लगता है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए हमारे लिए। हाँ, नाम थोड़ा ड्रामेटिक जरूर है। डार्क ट्रायड दरअसल साइकोलॉजी में उन 3 नेगेटिव ट्रेड्स का लक्षणों का ग्रुप है। इसमें पहला है नार्सिसिज्म, यानी खुद को सबसे महान और सुपीरियर समझना। ओके, पहला नार्सिसिज्म हो गया। दूसरा है मैकियावेलियनिज्म, जिसका मतलब है अपने फायदे के लिए बिना किसी शर्म या संकोच के दूसरों को मैनिपुलेट करना, उनका इस्तेमाल करना। और तीसरा है साइकोपैथी, यानी दूसरों के प्रति एम्पैथी ना होना। तो रिसर्च ये बताती है कि फिजिकल डिससैटिस्फैक्शन अक्सर लोगों को इन्हीं डार्क ट्रियाड टेंडेंसीज की तरफ ढकेल देता है, ताकि वो समाज में अपनी उस कमजोरी की भरपाई पावर और कंट्रोल से कर सकें। एग्जैक्टली, वो डोमिनेंस के जरिए अपनी इनसिक्योरिटी छुपाते हैं। वाओ, ये आज के दौर में ना और भी ज्यादा रेलेवेंट लगता है। जरा सोचिए, आज के मॉडर्न वर्कप्लेस में जहां अक्सर लंबे लोगों को अननोइंगली एक बेटर लीडर मान लिया जाता है, या फिर डेटिंग एप्स का एग्जांपल ले लीजिए जहां हर कोई एक स्पेसिफिक हाइट की डिमांड कर रहा है। हाँ, हाइट फिल्टर्स लगे होते हैं। हाँ, इन सोशल प्रेशर्स के कारण जो एक इनसिक्योरिटी पैदा होती है, शायद वही उस अग्रेशन और डार्क ट्रियाड बिहेवियर को जन्म देती है। नेचुरली छोटा कद होना उसका कारण नहीं है। जो आज की जनरेशन के सेल्फ एस्टीम और सोशल प्रेशर्स को इतनी डीपली समझाता है, उस बीमारी का नाम एक ऐसे आदमी पर रख दिया गया जो ना तो एक्चुअल में छोटा था और ना ही उसे अपनी हाइट को लेकर कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। ये सच में आयरॉनिकल है, क्योंकि जो आक्रामकता थी वो उनके छोटे कद का रिजल्ट नहीं थी, बल्कि उनकी कमाल की इंटेलेक्ट, उनके हालात और उनकी कभी ना खत्म होने वाली एम्बिशन का नतीजा थी। बिल्कुल। नेपोलियन का ये जो इतिहास है ना, ये हमें एक बहुत बड़ा लेसन देता है कि जो कहानी बार बार और जोर जोर से सुनाई जाती है, दुनिया उसी को सच मान लेती है, उसके पीछे के एक्चुअल फैक्ट्स चाहे कुछ भी हों। सही बात है। तो इस पूरी गहरी चर्चा, इस डीप डाइव को अब हम समेटते हुए मैं आप सबको एक बहुत ही गहरे और प्रोवोकेटिव थॉट के साथ छोड़ना चाहूंगी। जरूर। जरा ध्यान से इस बारे में सोचिए। 18वीं सदी में, जब ना तो इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया और ना ही आज जैसा AI,
उस वक्त सिर्फ कुछ गिने चुने अखबारों के आर्टिकल्स और हाथ से बनाए गए पॉलिटिकल कार्टून्स की मदद से ब्रिटिश प्रोपेगेंडा ने दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान की फिजिकल आइडेंटिटी और उसकी पूरी हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हाँ, कंप्लीटली रीराइट कर दिया। तो आज के इस डिजिटल दौर में, जिसे हम इंफॉर्मेशन एज कहते हैं, जहां हर मिनट हर सेकंड हजारों डीप फेक्स, वायरल मीम्स और फेक न्यूज़ हमारी स्क्रीन पर सर्व किए जा रहे हैं, वहां हम ऐसे कितने हिस्टोरिकल फैक्ट्स या डेली न्यूज़ को बस आंख मूंद कर सच मान रहे हैं? ये सच में सोचने वाली बात है। एब्सोल्यूट फैक्ट मानकर आपस में भिड़ रहे हैं, वो शायद और कुछ नहीं बल्कि किसी का एक बेहद सक्सेसफुल वेल प्लान्ड पीआर कैंपेन हो। इस पर आराम से जरूर विचार कीजिएगा।